दिल्ली में एक ऐसी अनोखी जगह की कल्पना करें जहां दुनिया भर की यात्रा किए बिना ही दुनिया के 7 अजूबे देखे जा सकते हैं। अरे वाह। जी हाँ, आज हम दिल्ली के मशहूर वेस्ट टू वंडर पार्क पर एक गहरी नजर डालने वाले हैं। इस पार्क की सबसे अनोखी और दिलचस्प बात यह है कि यहाँ दिखने वाले सभी अजूबे किसी नई चमचमाती चीज से नहीं, बल्कि कबाड़ और बेकार समझी जाने वाली सामग्री यानी वेस्ट मटेरियल से बनाए गए हैं। कमाल है। आइए इसे और करीब से समझते हैं कि ये कबाड़ से कमाल आखिर है क्या और ये हमें क्या सिखाता है। ये वाकई एक असाधारण और मैं कहूँगा बहुत जरूरी पहल है। मतलब जिस कचरे को हम अक्सर बोझ मानकर उससे पीछा छुड़ाना चाहते हैं, हाँ बिल्कुल, उसी को कला, मनोरंजन और यहाँ तक कि प्रेरणा का स्रोत बना देना, ये सोच अपने आप में क्रांतिकारी है ना? सही कहा। दिल्ली जैसे बड़े शहर के लिए, जहाँ देखिए कचरा प्रबंधन हमेशा एक बड़ा मुद्दा रहा है, ये पार्क रचनात्मकता और सस्टेनेबिलिटी का एक जीता जागता उदाहरण पेश करता है। तो आज की हमारी चर्चा इसी अनोखे संगम पर केंद्रित होगी। कैसे रचनात्मकता, पुनर्चक्रण और शहरी नियोजन मिलकर कुछ नया और सार्थक रच सकते हैं। बिल्कुल सही कहा। तो जैसा पता चला है, ये पार्क दिल्ली में सराय काले खां इलाके में है जी। और इसे साल 2019 में आम लोगों के लिए खोला गया था। अच्छा, 2019 में? हाँ, और जैसा हमने शुरू में बताया, इसकी आत्मा ही स्क्रैप मटेरियल का पुनर्चक्रण है। सोचकर ही हैरानी होती है, पुराने ऑटोमोबाइल पार्ट्स, जंग लगी लोहे की छड़ें, बेकार हो चुकी साइकिल की चेन, हजारों नट बोल्ट, गाड़ियों के घिसे हुए डिस्क ब्रेक्स, इन सब चीजों का इस्तेमाल करके दुनिया के 7 अजूबों की नकल तैयार कर दी गई। अविश्वसनीय। इसमें कोई शक नहीं कि यह आज दिल्ली आने वाले पर्यटकों के लिए एक खास आकर्षण बन चुका है। इसमें दिलचस्प बात यह है कि यहाँ सिर्फ घर का सामान्य कचरा नहीं, बल्कि खास तौर पर औद्योगिक और शहरी कबाड़ का इस्तेमाल हुआ है। अच्छा, औद्योगिक कबाड़? हाँ, मतलब वो धातु या अन्य सामग्री जो कारखानों से, गाड़ियों की मरम्मत की दुकानों या फिर कंस्ट्रक्शन साइट से निकलती है। समझ गए। ये महज कला का प्रदर्शन पर नहीं है, बल्कि ये सीधे तौर पर कचरा प्रबंधन के गंभीर मुद्दे और हमारे संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल की ओर ध्यान खींचता है। हाँ, ये तो है। विचार करें, वो लोहा या स्टील जो शायद किसी भट्टी में पिघलता या किसी लैंडफिल में सदियों तक पड़ा रहता, उसे एक टिकाऊ सुंदर कलाकृति में बदल दिया गया है। ये एक अहम सवाल भी खड़ा करता है। इस तरह की अलग अलग बेढंगी सामग्री को इकट्ठा करना, उन्हें कलाकृति बनाने लायक बनाना और फिर उनसे ऐसी जानी पहचानी शक्लें गढ़ना, ये प्रक्रिया अपने आप में कितनी जटिल और चुनौतीपूर्ण रही होगी। हाँ, सच में। इसमें इंजीनियरिंग दिमाग और कलात्मक नजर का कैसा तालमेल बिठाना पड़ा होगा। हाँ, ये पहलू वाकई सोचने लायक है कि सिर्फ कल्पना ही नहीं, बल्कि इसे साकार करने में कितनी मेहनत और योजना लगी होगी। चलिए अब पार्क के अंदर का अनुभव लेते हैं और एक एक करके इन अजूबों को देखते हैं, जैसा कि डिटेल्स में बताया गया है। जी बिल्कुल। शुरुआत करते हैं पेरिस के मशहूर एफिल टावर से। यहाँ इसकी जो प्रतिकृति बनाई गई है वो करीब 60 फीट ऊंची है। 60 फीट काफी ऊंचा है। हाँ, और कहते हैं कि देखने में काफी हद तक असली जैसा लगता है। शाम के वक्त जब इस पर रोशनी की जाती है, तब तो इसका नजारा बेहद लुभावना होता है। और शायद यही वजह है कि सबसे ज्यादा भीड़ इसी के आसपास जमा होती है। देखिए, एफिल टावर जैसी संरचना जो अपनी जटिल लोहे की जालीदार डिजाइन के लिए विश्व प्रसिद्ध है, हाँ, उसे ऑटो पार्ट्स और मेटल स्क्रैप जैसी चीजों से बनाना यकीनन एक बड़ी कलात्मक और इंजीनियरिंग चुनौती है। बिल्कुल। ये बनाने वाले कारीगरों की कुशलता और उनके इंजीनियरिंग कौशल की मिसाल है। सच में ये दिखाता है कि कैसे वैश्विक प्रतीक चिन्हों को स्थानीय पुनर्चक्रित सामग्री के माध्यम से एक नया जीवन, एक नया अर्थ दिया जा सकता है। और इसी बात को आगे बढ़ाएं तो अगला अजूबा है हमारा अपना ताजमहल। हाँ, ताजमहल। जानकारी के अनुसार यहाँ ताजमहल की प्रतिकृति भी पुराने स्क्रैप मेटल जैसे नट बोल्ट, पाइप और धातु की शीटों से तैयार की गई है। स्क्रैप से ताजमहल। हाँ, सोचिए, कहाँ सफेद संगमरमर की वो नजाकत और कहाँ ये औद्योगिक कबाड़। लेकिन बताया गया है कि रात को जब इस पर रोशनी पड़ती है तो ये भी बहुत सुंदर दिखता है। शायद दूर से देखने पर धातु की जाली और कटाई से बनाया ढांचा रोशनी में एक अलग ही चमक देता होगा। ये सामग्री का विरोधाभास बहुत दिलचस्प है। असली ताजमहल अपनी बेदाग सफेदी, संगमरमर की चिकनाई और महीन पच्चीकारी के लिए जाना जाता है ना? जी बिल्कुल। यहाँ उसी विश्व प्रसिद्ध इमारत को खुरदुरे औद्योगिक स्क्रैप से बनाया गया है। ये एक महत्वपूर्ण सवाल उठाता है
क्या माध्यम बदलने से, मतलब संगमरमर की जगह कबाड़ का इस्तेमाल करने से, उस संरचना की भावनात्मक अपील या सुंदरता बदल जाती है? या ये हमें सुंदरता को बिल्कुल नए नजरिए से देखने या शायद अप्रत्याशित चीजों में भी खूबसूरती खोजने के लिए प्रेरित करता है? ये एक तरह से कला की पारंपरिक परिभाषाओं को चुनौती देता है। ये एक गहरा विचार है कि सुंदरता क्या केवल पारंपरिक सामग्री में ही होती है। चलिए अब थोड़ा और पश्चिम की ओर चलते हैं, मिस्र के गीजा के महान पिरामिड की तरफ। पिरामिड, हाँ। विवरणों के अनुसार मिस्र की ये प्राचीन और रहस्यमयी संरचना भी यहाँ मौजूद है और इसे भी पूरी तरह से औद्योगिक कचरे, खासकर लोहे के एंगल्स वगैरह से बनाया गया है। पिरामिड अपने सटीक ज्यामितीय आकार और स्थायित्व के लिए जाने जाते हैं। यहीं पर फिर से इंजीनियरिंग कौशल की भूमिका सामने आती है। पिरामिड का जो सटीक त्रिकोणीय आकार और कोण है, हाँ बिल्कुल, उन्हें बनाए रखना उसकी पहचान के लिए जरूरी है। इस ज्यामितीय सटीकता को औद्योगिक कचरे जैसी अनियमित और अक्सर टेढ़ी-मेढ़ी सामग्री से हासिल करना ये दिखाता है कि कैसे रचनात्मक सोच और सटीक इंजीनियरिंग मिलकर बेकार समझी जाने वाली चीजों को भी एक अनुशासित और प्रभावशाली रूप दे सकते हैं। सही बात है। ये सिर्फ नकल नहीं, बल्कि उस मूल संरचना के इंजीनियरिंग सिद्धांत को एक अलग माध्यम में उतारने का प्रयास है। और अब बात करते हैं एक और बेहद जानी मानी वैश्विक प्रतिमा की, अमेरिका की स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, कहते हैं कि न्यूयॉर्क हार्बर में खड़ी इस विशाल प्रतिमा की प्रतिकृति को भी यहाँ बड़ी बारीकी से बनाया गया है। अब यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है कि चेहरे के भाव, पोशाक की सिलवटें, हाथ में पकड़ी मशाल और किताब, इन सब डिटेल्स को कबाड़ के टुकड़ों से कैसे उभारा गया होगा। ये लगभग अविश्वसनीय लगता है कि ये स्क्रैप से बनी है। देखिए, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी दुनिया भर में स्वतंत्रता, आशा और लोकतंत्र का एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक है। हाँ है तो। जब इस प्रतीक को फेंकी हुई, पुनर्चक्रित मतलब रिसाइकल्ड सामग्री से घड़ा जाता है, तो क्या इसका कोई नया अतिरिक्त अर्थ उभरता है? जैसे? क्या ये कचरे के बोझ से मुक्ति का प्रतीक बन जाता है, या फिर ये संसाधनों के कुशल उपयोग से मिलने वाली रचनात्मक स्वतंत्रता यानी फ्रीडम को क्रिएट का प्रतीक है? वाह! ये हमें उस प्रतीक के स्थापित अर्थों से परे सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे संदर्भ और सामग्री मिलकर अर्थ की नई परतें जोड़ सकते हैं। वाह! ये तो सोचने का एक बिल्कुल नया आयाम है कि कलाकृति का माध्यम भी उसके संदेश को बदल सकता है। बिल्कुल। अगला पड़ाव है इटली में रोम का कोलोसियम। कोलोसियम। उपलब्ध जानकारी के अनुसार ये पार्क के अंदर तस्वीरें खिंचवाने के लिए सबसे लोकप्रिय जगहों में से एक है। खासकर लोग यहाँ ग्रुप फोटो लेना पसंद करते हैं। शायद इसकी खंडहर जैसी गोलाकार संरचना एक नाटकीय पृष्ठभूमि प्रदान करती है। और ये सामाजिक पहलू बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, पार्क या सार्वजनिक कला सिर्फ देखने की चीज नहीं होती। सही कहा। वे लोगों के मिलने जुलने, बातचीत करने, साझा अनुभव बनाने और यादें संजोने का मंच भी होते हैं। कोलोसियम की प्रतिकृति के सामने इकट्ठा होकर तस्वीरें लेते लोग ये दिखाता है कि कैसे ये कलाकृतियां सिर्फ निष्क्रिय दर्शक नहीं बनाती, बल्कि सक्रिय भागीदारी और सामाजिक मेलजोल को बढ़ावा देती है। यह किसी भी सफल सार्वजनिक स्थान का एक अनिवार्य गुण है। बिल्कुल। और इटली से ही एक और अजूबा है, पीसा की झुकी हुई मीनार। हाँ, लीनिंग टावर। कहते हैं कि अपने अनोखे झुकाव के कारण ये टावर भी यहाँ लोगों का ध्यान खूब खींचता है। और मजे की बात यह है कि पर्यटक यहाँ सिर्फ इसे देखते नहीं, बल्कि इसके साथ खेलते भी हैं। अच्छा, कैसे? जैसे कि वे मीनार को धक्का देकर सीधा कर रहे हों या उसे गिरने से बचा रहे हों। इन तस्वीरों में एक मजाकिया अंदाज आ जाता है। हाँ, ये प्रतिकृति सीधे तौर पर बातचीत और मनोरंजन के तत्वों को उजागर करती है ना? पीसा की मीनार का झुकाव ही उसकी खासियत है और लोग स्वाभाविक रूप से उसके साथ रचनात्मक तरीकों से जुड़ते हैं। यह दिखाता है कि कला गंभीर होने के साथ साथ हल्की फुल्की, चंचल और इंटरैक्टिव भी हो सकती है। हाँ, जो लोगों को मुस्कुराने और एक दूसरे के साथ जुड़ने का मौका दे। सही कहा, थोड़ा हंसी मजाक भी जरूरी है। और आखिर में हम चलते हैं ब्राजील की ओर, जहां से लिया गया है क्राइस्ट द रिडीमर का प्रतिरूप। क्राइस्ट द रिडीमर, रियो वाला। हाँ, जानकारी के मुताबिक रियो डी जनेरियो की पहाड़ी पर स्थित ईसा मसीह की ये विशाल प्रतिमा भी यहीं बनाई गई है। ये मूर्ति लगभग 35 फीट ऊंची है। 35 फीट। और बताया जाता है कि शाम की रोशनी में ये और भी भव्य और दिव्य लगती है।
खुली बाहों वाली ये प्रतिमा शांति और स्वागत का प्रतीक मानी जाती है। यहाँ एक और विचारणीय प्रश्न उठता है। क्या? क्राइस्ट द रिडीमर दुनिया भर के करोड़ों लोगों के लिए गहरा धार्मिक और आध्यात्मिक प्रतीक है। जी। अब सोचिए, इस पवित्र प्रतीक को फेंकी हुई पुनर्चक्रित सामग्री से बनाया गया है। क्या ये उस प्रतीक के प्रति सम्मान को एक नए तरीके से दर्शाता है कि दिव्यता या पवित्रता किसी भी माध्यम से प्रकट हो सकती है, यहाँ तक कि त्याज्य समझी गई चीजों से भी? ये भी एक नजरिया है। या क्या ये कुछ लोगों के लिए उस प्रतीक के पारंपरिक गौरव या अर्थ को किसी तरह से कम कर देता है? ये कला, आस्था, सामग्री और उनके बीच के जटिल रिश्ते पर गहराई से सोचने को मजबूर करता है। ये सारे सवाल वाकई बहुत दिलचस्प हैं और पार्क को देखने का नजरिया बदलते हैं। अच्छा, अब उन लोगों के लिए कुछ जरूरी जानकारी दे देते हैं जो शायद इस अनोखी जगह को खुद अनुभव करना चाहें। हाँ, प्रैक्टिकल बातें। हाँ, मतलब अगर कोई यहाँ जाना चाहे तो क्या व्यवस्था है? जानकारी बताती है कि वयस्कों के लिए प्रवेश शुल्क मात्र 50 रुपए है। 50 रुपए काफी कम है। हाँ, और 3 से 12 साल के बच्चों के लिए 25 रुपए और वरिष्ठ नागरिक यानी सीनियर सिटीजन्स के लिए प्रवेश पूरी तरह निःशुल्क है। वाह, ये तो बहुत अच्छा है। ये तो काफी किफायती लगता है। हाँ। शुल्क को जानबूझकर काफी कम रखा गया है, जो इस पहल के एक और महत्वपूर्ण पहलू को उजागर करता है, सुलभता, एक्सेसिबिलिटी। हाँ, या ये सुनिश्चित करता है कि समाज के सभी वर्गों के लोग इस रचनात्मक प्रयास को देख सकें और शायद इससे प्रेरित भी हों। समय की बात करें तो पार्क सुबह 11 बजे से रात 11 बजे तक खुला रहता है। हो, रात 11 बजे तक। निजामुद्दीन, हाँ, जो दिल्ली मेट्रो की पिंक और वायलेट लाइन पर पड़ता है, यानी शहर के कई हिस्सों से यहाँ पहुँचना आसान है। बिल्कुल। और अगर हम इन सब बातों को जोड़कर एक बड़ी तस्वीर देखें तो ये पार्क सिर्फ एक पर्यटक स्थल या कुछ कलाकृतियों का संग्रह भर नहीं है। ये स्थिरता, रचनात्मकता और कचरे को सोना बनाने की सोच का एक सार्वजनिक बयान है। सही कहा। और इसकी पहुंच, कम टिकट दर, लंबे समय तक खुला रहना और मेट्रो से आसान कनेक्टिविटी, ये सब मिलकर इसे दिल्ली के शहरी जीवन का एक महत्वपूर्ण और सुलभ हिस्सा बनाते हैं। हाँ, ये दिखाता है कि कैसे सस्टेनेबल विचारों को सिर्फ कागजों या कॉन्फ्रेंस हॉल तक सीमित ना रखकर जमीनी स्तर पर उतारा जा सकता है और आम जनता से जोड़ा जा सकता है। तो कुल मिलाकर ये दिल्ली में कबाड़ से बना एक मिनी वर्ल्ड टूर है, जहाँ कला, पुनर्चक्रण और दुनिया भर के मशहूर लैंडमार्क्स का एक अनूठा संगम देखने को मिलता है। एक ऐसी जगह जो साबित करती है कि बेकार समझी गई चीजों में भी अद्भुत संभावनाएं छिपी हो सकती हैं, बस एक रचनात्मक नजर चाहिए। बिल्कुल। और ये हमें एक अंतिम विचारोत्तेजक सवाल पर लाता है, जो शायद सीधे तौर पर उपलब्ध जानकारी में नहीं है, लेकिन इस पूरी चर्चा से स्वाभाविक रूप से उभरता है। अच्छा, इस तरह की रचनात्मक पुनर्चक्रण परियोजनाएं जैसे ये वेस्ट टू वंडर पार्क, क्या हमारे शहरों को देखने, उनके लिए योजना बनाने और सबसे महत्वपूर्ण कचरे और संसाधनों के प्रति हमारे नजरिए को स्थायी रूप से बदल सकती हैं? ये एक बड़ा सवाल है। क्या भविष्य में हम और अधिक पार्कों, इमारतों या सार्वजनिक कला को इसी सिद्धांत पर आधारित देख सकते हैं? ये सिर्फ दिल्ली के एक पार्क की कहानी नहीं, बल्कि ये भविष्य के शहरों के लिए एक संभावित मॉडल या कम से कम एक प्रेरणा जरूर हो सकती है। हाँ, इस संभावना पर विचार करना काफी रोचक होगा।